बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है लाइव विदाउट फेयर, लाइव विद डिग्निटी। आज इस सभा में मौजूद तमाम लोगों को मैं दिल से शुक्र अदा करता हूं कि इस सभा को कामयाब बनाने के लिए हमारे इस जमात के रूहे रवा फिरोज साहब और कासिम, जिन्होंने पूरे जिस्तजू के साथ, पूरे अहमियत के साथ इस सभा को कामयाब बनाने के लिए कोशिश जुस्तजू किए, उनका मेरा तहे दिल से शुक्र, उनको मैं शुक्र अदा करता हूं। और मैं समय के मद्देनजर जो हमको मौजू मिला है, उस मौजू पे मैं अपने चंद गुफ्तगू के साथ आप सबों के बीच से मुखातिब हूँ और उस हालात, इस दौर के हालात से मैं आपको रूबरू कराऊं। मौजू, आज का जो मौजू है लाइव विदाउट फेयर, लाइव विद डिग्निटी। हमें हमारे मुल्क में कैसे हमारी पहचान, हमारे सीना, हमारी इज्जत और औकात की हिफाजत हो सके, इसलिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले। आज का जो हालात है हमारे मुल्क में, ये सब आपके सामने है और मैं इस हालात के लिए सिर्फ एक ही जमात को, एक ही इंसान और एक ही ऑर्गेनाइजेशन का मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता हूं। ना वो एक जमात की बस की बात है इतने खौफनाक हालात को क्रिएट करना। इस मुल्क की सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी को इस दहाने पे लाके खड़ा करने में मैं नेटिज्म में यकीन रखने वाला शख्स नहीं हूं। इस मुल्क में, इस मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियत मुसलमान है और इस कम्युनिटी के साथ जिस तरह से व्यवहार और सलूक किया जा रहा है आपके सबके सामने है। आज हमारे सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। ये चैलेंज को हमें स्वीकार करना होगा और ये जो मुल्क के दुश्मन, जिनकी इस मुल्क के इस मुल्क के डेवलपमेंट में, इस मुल्क को आजाद कराने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो आज हमें इस देश के देशभक्ति का पाठ सुना रहे हैं। मैं थोड़ा सा मुस्तकबिल माजी की तरफ में जाना चाहता हूं। जिस कांग्रेस पार्टी को हमने 70 साल से इस देश ने अपना एक हिमायत किया, भरपूर सपोर्ट किया और जो हालात हमारे सामने बना हुआ है, इसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस देश में रूल करने वाली, चाहे वो रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, इस सब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हालात को क्रिएट करने में। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। जो कांग्रेस पार्टी अपने क़यादत के अंदर
जो फितना जो प्लानिंग को लेकर आती थी, उस प्लानिंग को ही भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे को खामोशी के साथ लागू करना, नाफिज करना, उसका एक मंसूबा था। उसी एजेंडे को आज भारतीय जनता पार्टी ओपनली और एक चैलेंजिंग मूड में आके वो कानून को नाफिज कर रही है। जैसे ट्रिपल तलाक का इशू हो या यूपीए जैसे काला कानून, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या एनआरसी का मुद्दा हो, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का क्रिएटिव एजेंडा है, जो किसी वजह से कांग्रेस पार्टी का मंसूबा है वो लागू न कर पाई, या किसी तकनीकी वजह से या हालात की वजह से कांग्रेस पार्टी इस काले कानून को नहीं लागू कर पाई। उसी को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए आज नाफिज कर रही है। मैं आपको चंद रोज पीछे राज्यसभा का स्पीच का मैं व्याख्या करूंगा। कांग्रेस का सबसे मोस्ट एलिजिबल और इंटेलेक्चुअल पर्सन कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस पार्टी के यूपीए 2 में कानून मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने यूपीए के ऊपर अपना वक्तव्य दिया राज्यसभा में। तो उस कानून में जो खामियां हैं, उस खामियां में बात करते रहे। इस देश के सभी लोगों, सभी समुदाय के बारे में वो बताए कि इस कानून से इस देश के दलित, माइनॉरिटी, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, आदिवासी सबसे ज्यादा इस कानून का शिकार होंगे। लेकिन अफसोस, जिस कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने अपना तन मन धन से समर्थन किया, उस पार्टी को आज सदन में मुसलमानों को नाम लेने में उसको डर लग रही है। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के अंदर अपने आधे घंटे के स्पीच में एक बार भी मुसलमानों का जिक्र नहीं किया। तो जिस पार्टी के जबान पे हमारा नाम नहीं आ सकता है, हमारा नाम लेने में उसको डर लग रहा है, अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को उसे खतरा लग रहा है, क्या वो पार्टी आपको न्याय कर सकती है? मुझे तो नहीं लग रहा है। और मैं कमोबेश इस देश के जितनी भी रीजनल पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, या बिहार में नीतीश और लालू यादव की जोड़ी हो, या ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी, बंगाल में इन सभी का हाल कमोबेश वैसे ही है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगस्त में कश्मीर के हवाले से जो बिल पास किया, 370 को खत्म किया, मैं उस के डीप में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौजू हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का बहस हो जाएगी। मैं जिस अनुमान पे बात करने आया हूं, लाइफ विथ आइडेंटिटी, डिग्निटी, लाइफ विदाउट फेयर, मैं अपने पूरे वक्तव्य को उसी के आसपास रखूंगा। मैं कश्मीर के बारे में कुछ कह रहा था कि जब कश्मीर के अंदर 370 को खत्म किया गया, तो एक भाजपा का मिनिस्टर है, बहुत सीनियर चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का, उसका बयान आप लोगों ने सुना होगा। वो क्या कहता है कि जब ये कानून पास हो गया, अब हम कश्मीर से औरतों को लेके आएंगे और शादी करेंगे। ये जुर्रत, ये बेगैरती का इम्तिहान है भारतीय जनता पार्टी का। हम इसे कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। और हमारे नजर में
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दो सिक्के के दो रूप है। मैं जब वो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया तो हमारे सिख बिरादरी की छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने जमा हुआ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सिख बिरादरी के लोगों ने कहा कि अगर कश्मीर की महिलाओं के ऊपर कोई हाथ लगाया तो उससे पहले हमारे लाशों से होकर गुजरना होगा। हम जीते जी ये नहीं कर सकते हैं। अफसोस उसी स्टेटमेंट को लेके हमारे यूथ, हमारे नौजवान फेसबुक और मोबाइल में शेयर करते रहे, लेकिन अफसोस है इस बात को कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करना चाहिए था और इस फासिस्ट नाजिस्ट ताकतों को हमें फेल करना चाहिए था। लेकिन अफसोस हम सिख भाइयों का ममनून मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ इसके लिए, लेकिन इसी के साथ मुझे दुख भी है अपने समाज के नौजवानों और बुद्धिजीवियों से कि उससे सिर्फ हमने फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप में शेयर करके अपने जिम्मेदारियों को निभाना समझ गए, लेकिन असल में वो हमारी जिम्मेदारियां थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का। मैं आज सिख भाइयों को स्पिरिट जिंदा है, अगर जिस कौम की स्पिरिट जिंदा होती है वो कौम हमेशा वकार और इज्जत के साथ जीती है। जिस कौम का स्पिरिट मर जाता है उस कौम को मुस्तकबिल में सिर्फ मुजफ्फरनगर, भागलपुर और गुजरात जैसी फसाने को झेलना पड़ता है। मैं एक मिसाल और पेश करना चाहता हूं। अगस्त के आसपास एक न्यूजीलैंड में एक मस्जिद में एक फासिस्ट, जिस तरह से इस हमारे देश में हिंदुत्व एक फासिस्ट ताकत है, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, ऐसे सरफिरा ने हमारे मस्जिद न्यूजीलैंड की मस्जिदों में जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए वहाँ के अवामी मुकामी लोग जमा थे। उसी दौरान हमारे मस्जिदों में एक सरफिरा घुस गया और तबातोड़ फायरिंग चालू कर दिया, जिसके वजह से 60-65 लोग तकरीबन जान गंवानी पड़ी। जैसे वो सरफिरा मस्जिदों में फायरिंग चालू किया, कोई मस्जिदों के मेंबर के पीछे, कोई मस्जिदों के कोना में, कोई दरवाजे के पास, सबने इधर उधर भागकर जान बचाने की कोशिश की और उस सरफिरा को आखिर पकड़ा गया। लेकिन तब तक 60 लोगों को जान ले चुका था। पूरा दुनिया ने इस घटना को कंडेम किया और मुसलमानों के प्रति हमदर्दी जाहिर की। मुझे मालूम है, मेरी जहां तक समझ है, इस घटना को, चाहे इस टाइप की घटना को किसी भी धर्म या किसी भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन धार्मिक स्थल पे हमला हो तो कोई इंसान इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकता है। तो हस्बे रिवायत पूरा दुनिया ने इसको कंडेम किया, अफसोस जताया। जिस तरह से आमतौर पे हमारे देश में दंगों के बाद या किसी मुसलमान को मार देने के बाद अफसोस हुआ होता है, उसी हस्बे रिवायत के साथ वहां की और पूरा दुनिया की आवाम ने इसे कंडेम किया, दुख जताया, लेकिन न्याय नहीं दिला पाया और न्याय नहीं मिल पाएगा। मुझे मालूम है, अफसोस कंपनसेशन दे देना अलग बड़ी बात है, न्याय देना एक अलग बात है। जो न्याय नहीं मिला, जैसे हमारे देशों में
दंगे होते हैं, आयोग गठन किया जाता है, 20 साल 25 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलता है, लेकिन लास्ट में वही खाद के 3 पात, कुछ नहीं हाथ लगता है। तो फिर उसी के 20 या 25 रोज के बाद हॉलैंड में वैसे ही एक सिरफरा मस्जिदों में घुस जाता है, घुस के मुसलमानों के ऊपर गोली चलाने के लिए बंदूक निकालता है, और जैसे ही फायर करने की कोशिश करता है, बगल में 65 साल बुजुर्ग रफीक नाम का तुरंत खड़ा होकर उसको बंदूक उसके ऊपर जंप मार के उसको पकड़ लेता है और उसका बंदूक को छीन लेता है। तो ये हिम्मत ऐसे रफीक को हमें हर घर में, और उसका नतीजा ये आया कि सभी मौजूद उस मस्जिद में सभी लोग शेख बचे और उस सरफिरा को पकड़ के उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में सब लोगों ने इधर उधर भाग के जान बचाया, लेकिन 60-65 आदमी को जान देना पड़ा। और यहाँ एक रफीक ने खड़ा हुआ और उससे पंगा लिया और उसको दबोच लिया, सभी रफीकों का जान बच गया है। इसी तरह से हमारे मुल्क में हर घर में, हर जिला में हमें एक रफीक की जरूरत है जो ऐसे फासिस्ट ताकतों के सामने डट कर खड़ा हो। मैंने 70 साल से ये वो सेकुलरिज्म, ये सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। अब आपके पास एक ही तरीका है जो अब इन फासिस्ट ताकतों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जैसे हमने सुना है बहुत, जैसे कुत्ता आपको अटैक करता है, आप जितना भी फिलॉसफी, जितना भी आइडियोलॉजी, जितना भी तरीका बात कर लीजिए, लेकिन लास्ट में यही निष्कर्ष निकलता है कि जब कुत्ता आपके ऊपर अटैक करे तो आपको वहां खड़ा रहना पड़ेगा, कुत्ता के सामने रुकना पड़ेगा और उसको जवाब देना पड़ेगा उसी अंदाज में। तो ये मेरा 70 साल से जो सेकुलरिज्म का चैंपियन लोग जो खेल करते रहे, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। हमें अपने आइडेंटिटी, अपनी वकार के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना होगा, एक सियासी कुवत बनाना पड़ेगा। और हमारे सामने बहुत बड़ी चैलेंज है आरएसएस के रूप में। वो आरएसएस बेशक उसका आइडियोलॉजी गलत है, उसका विचार गलत है, लेकिन उनके अंदर जज्बात, जुनून जो 90 साल से है, एक खिदमत करने का जुनून है, अपने एजेंडे को पाने के लिए उस जुनून को हम इतने आसानी से दबा नहीं पाएंगे। अगर हमारे अंदर भी ओहदे, पोजीशन, पहचान को मिटा के अगर हम उनका सामना नहीं करें तो कुदरत भी आपको मदद नहीं कर पाएगी। मैं एक छोटा सा मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का एक सिटिंग एमपी को सीट को कैंसिल करके शादी प्रज्ञा को टिकट दिए आरएसएस के लोगों ने। तो मीडिया वालों ने चंद सवाल किया कि तुम यहाँ के सिटिंग एमपी हो और आपका सीट कैंसिल करके एक शादी प्रज्ञा को टिकट दिया गया है, वहां से उसको चुनाव लड़ाया जा रहा है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? उसने
एक ही जवाब दिया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हमसे ज्यादा, हमसे अक्लमंद, हुनरमंद है और हमसे ज्यादा वो हिंदुत्व की सेवा की है, तो उसको वो इस सीट के लिए सबसे बड़ी पहली दावेदार है। ये जुनून है, ये उनके अंदर जज्बा है अपने एजेंडे को हासिल करने के लिए। और उस ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मुकाबला है, तो आपको अंदाजा लगाना लग गया होगा कि कितनी उनके अंदर अपने आप को समर्पित करना है, समर्पित करने की भावना है अपने एजेंडे के लिए। मैं गल्फ में काम करता हूं पिछले 5-6 साल से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने केओसी के अंडर में भी काम किया, आरामको के अंडर में भी काम किया, और मैं ऐसे लोगों के अंडर में काम किया जिसको 5-5 लाख 4-4 लाख की सैलरी है पर मंथ। वेल एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन मैं अपने आदत के मुताबिक किसी मौजूद पे जब बात होती है तो पॉलिटिकल अमूमन मैं ऐसे डिबेट को मैं छोड़ देता हूं। तो इस डिबेट, इस बहस के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ है, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप में मैं इस बात को सुना भी हूं कि हमारे देश के मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर एक हिंदुत्व का अफीम भर दिया गया है, और ये अफीम सिर्फ अनएजुकेटेड पर्सन के पास के दिलों में नहीं, वेल एजुकेटेड, हायर क्वालिफाइड, वेल सोसाइटी में रहने वाले लोगों को भी दिलों में हिंदुत्व का अफीम भर चुका है। और उनके दिल में और उनकी सोच ऐसी है कि इस देश के अंदर हजारों साल मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, और इस देश के ऊपर कांग्रेस पार्टी भी राज की। तो हम इस देश के अंदर लगभग 1000 साल तक गुलाम रहे। अब जाके 1000 साल के बाद हमारा देश को एक बहुत ही हृदय सम्राट के रूप में नरेंद्र मोदी मिला है, जो 1200 साल गुलामियों के बाद एक मेरा धर्म का राज हुआ है। तो हमें चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जीडीपी सत्यानाश हो जाए या मॉडर्न सेक्टर तबाह हो जाए, हमें इससे लेना नहीं है, देना नहीं है। हमें हर हाल में अपना हृदय सम्राट के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि 1200 साल के बाद हमारा राज हुआ है। ऐसी मानसिकता हर मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के दिलों में फैल चुका है, जिसे लड़ना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। और अगर हम अपने मिशन को ईमानदारी, ऑनेस्टी और बिना पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक पॉपुलैरिटी के अगर हम भी तैयार हो जाए, हम भी लड़े, तो उनको वी कैन डिफीट देम, हम इजीली हम उनको आसानी से डिफीट कर सकते हैं। मैं 2014 की लोकसभा की मैं कुछ आंकड़ों को आपके सामने पेश कर रहा हूं। जो आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने 31% वोट को लेकर सत्ता में काबिज हो गई, और आज 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी
38% वोट ली, यानी कि 38% वोट लेके 300 के आसपास 303 सीटों तक पहुंच गई। और 2014 में 31% लेकर 282 सीट तक पहुंची थी, यानी कि उस समय 69% वोट उसके अगेंस्ट गया था। आज 62% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है। और इतना वोट उसके अगेंस्ट जाने के बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में के साथ सरकार चला रही है। अगर हम भी अपने एजेंडा, अपने आइडियोलॉजी के प्रति ईमानदार हो जाए तो हम भी इस आंकड़े को छू सकते हैं। इस देश में 18% अकलियत, 20% दलित और 2% 3% क्रिश्चियन, 2% सिख और सारे पसमानदा तबका के साथ अगर हम अपने जद्दोजहद को आगे ईमानदारी के साथ बढ़ाएंगे तो यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी और हम इस फासिस्ट ताकतों को हरा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना अल्फाज को विराम देता हूं और आप तमाम का बहुत दिल से शुक्र अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें इतनी शिद्दत और पेशेंस और शांति के साथ सुना, इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू।